हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि हमारा जो है लक्ष्य सीरीज जो है चल रही है। तो लक्ष्य सीरीज के अंतर्गत दोस्तों आप सभी को जो है जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट किसका दोस्तों जीके जीएस का और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। तो आप चाहे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, इसमें चाहे दोस्तों आप यूपीपी की तैयारी कर रहे हो या फिर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, तो आप सभी के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि इसमें जितने भी क्वेश्चन कराए जाते हैं वो सभी आप सभी के एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पर कराया जाता है। और क्वेश्चन को कराने के साथ साथ दोस्तों पूरा एक्सप्लेनेशन भी आप सभी को साथ साथ बताया जाता है। आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन कराएंगे तो उसके पीछे जितना भी क्वेश्चन और बन सकता है उन सभी क्वेश्चनों को एक एक क्वेश्चन के माध्यम से करा दिया जाएगा। इस प्रकार से हम करेंगे दोस्तों कि अगर आप सभी अच्छे से जीके या प्रैक्टिस जीके जीएस की ले लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आप सभी का यहाँ से गलत नहीं होने वाला है। एक भी क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में छूटेगा नहीं जीके जीएस का, अगर आप सभी लक्ष्य सीरीज पूरा देखेंगे तो। क्योंकि इसका नाम ही है लक्ष्य, तो लक्ष्य को प्राप्त करना ही इसका कार्य है। तो बिना किसी देरी के दोस्तों अब चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है कि भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं। भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा कर चुके हैं। तो एक बार, दो बार, तीन बार या कभी नहीं। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा दोस्तों जो डी बिल्कुल राइट है। भारत में एक भी बार अभी वित्तीय आपात नहीं लगा है, ये आप याद रखें। इसके बारे में कुछ और दोस्तों जो जानकारी है इसे भी आप देख लें, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारत में आपातकालीन प्रावधान भारतीय संविधान के भाग जो है दोस्तों कितना, भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 के तहत आते हैं। भारत में 3 प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं और प्रत्येक आपातकाल अलग अलग अनुच्छेदों के अंतर्गत आते हैं, मतलब अलग अलग अनुच्छेद के तहत लगते हैं। जैसे राष्ट्रपति आपात है, कौन सा दोस्तों? राष्ट्रपति आपात कब लगता है? तो 352 अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है या राष्ट्रपति आपात। सो दोस्तों राष्ट्रीय आपात, मुँह से हमारे राष्ट्रपति निकल रहा है, राष्ट्रीय आपात जो है अनुच्छेद 352 के तहत लगता है। जब देश की सुरक्षा को बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह या युद्ध से खतरा होता है तब यह लगता है। पूरे देश या किसी विशेष भाग में लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाता है। संसद की मंजूरी मतलब आवश्यक होती है। अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगाना है दोस्तों तो किस अनुच्छेद के तहत लगाएंगे? तो राष्ट्रीय आपात 352 के अनुसार लगाएंगे। इसकी घोषणा कौन करता है? तो इसकी घोषणा दोस्तों जो है राष्ट्रपति करते हैं। किसकी मंजूरी पर करते हैं? तो इसमें संसद की मंजूरी होनी आवश्यकता है, ये आप याद रखिएगा। कब लगता है? तो जब भारत पर दोस्तों जो जैसे विदेशी आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह हो तभी राष्ट्रीय आपात लगता है, ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा कौन सा है? राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन। राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो अनुच्छेद दोस्तों 356 के तहत लगता है। यह कब लगता है? तो जब किसी राज्य की सरकार संविधान के अनुसार कार्य करने में असमर्थ हो तो राष्ट्रपति शासन लगता है। राज्य में संवैधानिक संकट की स्थिति में लगाया जाता है। राष्ट्रपति की सिफारिश पर लगाया जाता है। अनुच्छेद 365 भी इसका आधार बन सकता है जब कोई राज्य के निर्देशों का पालन नहीं करता है तब। और तीसरा जो लगता है दोस्तों वो आर्थिक आपातकाल या फिर वित्तीय आपातकाल। कौन सा दोस्तों? वित्तीय आपातकाल कब लगता है, यही आपसे से पूछा गया था। तो 360 के तहत यह लगता है यदि देश की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा हो तब यह लगता है। अब तक कभी भी लागू नहीं हुआ है भारत में, राष्ट्रपति द्वारा इसे भी मतलब लगाया जाता है, इसकी भी घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कोझीकोड बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। कोझीकोड बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में, केरल में, आंध्र प्रदेश में या तमिलनाडु में। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा दोस्तों बी जो है बिल्कुल राइट है। केरल में जो है कोझीकोड बंदरगाह स्थित है। इसमें कुछ दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट बताने वाली कोई बात ही नहीं है, इसलिए इसे नहीं बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में परगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया।
ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में परगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? विलियम बेबल, जेबी एरी, न्यूटन या डेविस ने? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है। किसने किया है? विलियम बेबल ने किया है। और फ्रेंड्स आप सभी को बता दें कि आप सभी को इस क्लास की पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलती है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर वहाँ से आप इस क्लास की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी को वहाँ पर इस क्लास की पीडीएफ भी मिलती है। डेली बेसिस पर जो क्लास होती है उसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर पहुँच जाता है। तो आप यहाँ एक बार वीडियो देख लें, एक बार पीडीएफ से पढ़ लें, ताकि आप सभी को क्वेश्चन ये आसानी से समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं अब इसके बारे में कुछ और। गुरुत्वाकर्षण बल प्रभाव क्या है? पहले इसे देख लें। क्या दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल प्रभाव क्या है, इसे देख लें। तो चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं। जो चंद्रमा है और सूर्य है या पृथ्वी पर क्या लगाते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के ज़्यादा पास है, इसलिए उसका प्रभाव ज़्यादा होता है। अब चलिए देखते हैं ये ज्वार क्या है। जो ज्वार भाटा यहाँ देखिए बताया गया, ज्वार भाटा की उत्पत्ति, मतलब ज्वार क्या है, भाटा क्या है, इसे आप चलिए देखते हैं। ज्वार क्या है, जिसे हाई टाइड कहते हैं। तो जब चंद्रमा पृथ्वी के पास, क्या दोस्तों, जब चंद्रमा पृथ्वी के किसी भाग के ठीक ऊपर होता है, जब चंद्रमा पृथ्वी के किसी भाग के ठीक ऊपर होता है तो उसका गुरुत्व बल वहाँ के समुद्री जल को अपनी ओर खींचता है। इसे क्या कहते हैं? इसे ज्वार कहते हैं। मतलब जब चंद्रमा जो है या पृथ्वी के ऊपर होता है तो वहाँ का जो दोस्तों क्या होता है, वहाँ का जो समुद्री जल होता है तो वह चंद्रमा अपनी तरफ खींचती है, तो समुद्री जल ऊपर की तरफ उठता है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे जो है ज्वार कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ज्वार कहते हैं। और दूसरी ओर पृथ्वी का हिस्सा जो समुद्र के विपरीत होता है वहाँ पर भी जड़त्वीय बल के कारण पानी उभरता है, वहाँ भी ज्वार आता है, ये आप याद रखिए। अब चलिए देखते हैं आखिर भाटा क्या है, जिसे लो टाइड कहते हैं। तो जिन क्षेत्रों में पानी खींचकर चला जाता है वहाँ भाटा आता है। मतलब जहाँ से पानी उठकर जाता है वहाँ पर क्या आता है? भाटा आता है। अब चलिए देखते हैं कि ज्वार और भाटा में सूर्य का योगदान क्या रहता है, ये आप देख लें। तो सूर्य भी ज्वार भाटा पर प्रभाव डालता है, लेकिन उसका असर चंद्रमा से कम होता है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं तो पूर्णिमा या अमावस्या, तब प्रबल ज्वार भाटा आता है। मतलब पूर्णिमा और अमावस्या के दिन क्या, कौन सा ज्वार भाटा है आता है? तो प्रबल ज्वार भाटा आता है। किस स्थिति में होता है? तो जब सूर्य, जैसे यहाँ पर आप सभी को बता दें, जैसे ये सूर्य मान लो हो गया, ये हमारी चंद्रमा हो गई, और ये क्या हो गया? ये पृथ्वी हो गई। जब ये तीनों एक सीध में रहेंगे तब कौन सा आएगा? तो दोस्तों जो जो आएगा वो प्रबल ज्वार भाटा आएगा, ये आप याद रखिएगा। जब सूर्य और चंद्रमा 90 डिग्री के कोण पर होते हैं तब कमज़ोर ज्वार भाटा आता है। आप सोचेंगे आप 90 डिग्री पे किस प्रकार से होंगे? तो मान लो जैसे ये हमारा सूर्य हो गया, ये हमारे दोस्तों क्या हो गई? पृथ्वी हो गई, और ये हमारी क्या हो गई? चंद्रमा हो गई। ये तो ये किस चीज़ में है दोस्तों? ये देखिए आप 90 डिग्री पर है, तो इस समय जो ज्वार भाटा आएगा वो कमज़ोर ज्वार भाटा आएगा, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला हमारा क्वेश्चन है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइन, नील, वोल्गा या फिर दोस्तों कौन सी है अगला? डेन्यूब। तो राइट आंसर क्या है हमारा? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है। वोल्गा नदी जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट, आसवान बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? आसवान बांध किस नदी पर स्थित है, ये आपसे से पूछा जा रहा है। नील नदी पर, गंगा नदी पर या फिर यमुना नदी पर या सतलज नदी पर? तो राइट आंसर क्या है? नील नदी पर स्थित है। बात कर ले भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। किस राज्य में भारत के किस राज्य में सबसे अधिक प्रवाहित होती है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक प्रवाहित होती है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, कहाँ से होता है? तो गंगोत्री से इसका उद्गम स्थल है। बात कर लें कि यमुना नदी, तो गंगा नदी की यह सहायक नदी है, यह आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? हुमायूं ने की थी, अकबर ने की थी, या फिर किसने? अबुल फजल ने, या फिर गुलबदन ने? तो राइट आंसर क्या है? गुलबदन ने की थी। ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट है। आगे देखते हैं पुस्तक का नाम। ये शॉर्ट में हम आप सभी को बता रहे हैं ताकि आप सभी को यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप सभी का गलत ना हो। पुस्तक का नाम क्या था? हुमायूंनामा। लेखक गुलबदन,
यह कौन थी? हुमायूं की बहन थी। रचना काल मतलब किस सन में हुई थी? तो 558 से लेकर 560 ईस्वी के बीच में हुई थी इसकी रचना। किसके आदेश पर की गई थी? ये भी पूछा जा सकता है। तो अकबर के आदेश पर इसकी रचना की गई थी। किस भाषा में की गई थी? तो फारसी भाषा में इसकी रचना की गई थी। नेक्स्ट, हुमायूंनामा का महत्व क्या है? मतलब इसमें किस चीज़ का वर्णन है, कैसे है? यह पुस्तक मुगल सम्राट हुमायूं के जीवन और मुगल दरबार के अंदरूनी हालातों का एकदम प्रत्यक्षदर्शी विवरण है। इसमें बाबर, हुमायूं और प्रारंभिक अकबर काल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। यह मुगलकालीन महिलाओं की शिक्षा और भूमिका पर भी रोशनी डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? जो पर्यावरण है इसे बचाने के लिए किस राज्य में चिपको आंदोलन शुरू हुआ था, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट है। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट है, उत्तराखंड। किससे है ये? उत्तराखंड से संबंधित है। अब चलिए देखते हैं आखिर चिपको आंदोलन क्या था, किस लिए इसे स्टार्ट किया गया था, इसके प्रमुख नेता कौन थे। यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चिपको आंदोलन का संबंध उत्तराखंड, तत्कालीन उत्तर प्रदेश राज्य से है। यह आंदोलन वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए शुरू किया गया था। इसके बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे के एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसे आप याद रखिएगा। स्थान उत्तराखंड। आरंभ कब हुआ था? तो आरंभ दोस्तों कब हुआ था? 1973 में आरंभ हुआ था। प्रमुख नेता इसके कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरी देवी इसके प्रमुख नेता थे। उद्देश्य क्या था? वृक्षों की कटाई को रोकना और वनों का संरक्षण करना इसका मुख्य उद्देश्य था। आंदोलन क्यों शुरू हुआ? ये एक अच्छी बात है, इसे आप आप सभी के दिमाग में भी आया होगा आखिर किस लिए स्टार्ट हुआ था। तो सरकार ने एक कंपनी को जंगल के पेड़ काटने की अनुमति दी थी। इससे स्थानीय ग्रामीण विशेषकर महिलाओं को चिंता हुई, क्योंकि पेड़ काटने से मिट्टी का कटाव होगा और बाढ़ और सूखा बढ़ेगा। ईंधन, चारा और पानी की स्थानीय जरूरतें जो है प्रभावित होगी। आंदोलन का तरीका क्या था? मतलब किस प्रकार से यह आंदोलन महिलाएं कर रही थी। तो गांव की महिलाएं पेड़ों से लिपट गई और कहा, चिपको मत काटो। मतलब जो महिलाएं थी वो पेड़ों से चिपक गई और क्या बोल रही थी? चिपको मत काटो। इस शांतिपूर्ण विरोध को ही कहा गया चिपको आंदोलन। यह आंदोलन का परिणाम क्या, मतलब रिजल्ट क्या आया इसका, ये आपसे से पूछा जा सकता है। तो सरकार ने कुछ समय बाद वृक्ष कटाई पर रोक लगा दी। इस आंदोलन ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जागरूकता फैलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आपसे के लिए मैं देख सकते हैं मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन ऐसा है दोस्तों जो आपसे के एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को आपसे को कराया जा रहा है। एक क्वेश्चन करा रहे हैं लेकिन उससे रिलेटेड जो और अदर क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आप सभी को पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जा रहा है। तो अगर वीडियो दोस्तों आप सभी को पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महानिवोलिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जुड़ा है? महानिवोलिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जुड़ा है? प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना या चौथी पंचवर्षीय योजना। तो राइट आंसर क्या है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना से जुड़ा हुआ है। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं जो भारत में 5 ईयर प्लान्स 12 5 ईयर प्लान्स आए थे उन सभी के बारे में देख लेते हैं। आखिर उनके मॉडल कौन थे, उन्हें कब लागू किया गया था, उनका उद्देश्य क्या था, ये सभी एक ही प्रश्न के माध्यम से आप सभी को बताया जाएगा। अगर आप सभी अच्छे से देख लेंगे तो पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन नहीं गलत होगा। और आपसे को ये भी बता दें कि हर एग्जाम में पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन जरूर ही आता है, अगर एक उनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है तो। भारत में पंचवर्षीय योजना 1951 से 2017 तक लागू रही। इन योजनाओं का उद्देश्य जो है देश के आर्थिक विकास और औद्योगिक विकास को दिशा देना था। सभी पंचवर्षीय योजना और उनके मॉडल जो है 1951 से 2017 तक जो है उनके बारे में चलिए देखते हैं। तो देखते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना, जो प्रथम योजना थी यह 1951 से 1956 तक चली। इसे कृषि, सिंचाई, भूमि सुधार पर ये संबंधित है और हेरोड डोमर मॉडल पर ये आधारित थे। द्वितीय योजना 1956 से 1961 औद्योगिकीकरण पर यह आधारित थी। भारी उद्योग,
पर ये आधारित थी और किसके मॉडल पर थी ये, तो महानोवेलिस मॉडल पर थी, जो आपसे के एग्जाम में अभी आपसे के क्वेश्चन में पूछा गया। तृतीय योजना 1961 से 1966 के लिए यह आत्मनिर्भरता खाद्य सुरक्षा पर आधारित थी, ये आप याद रखिए। और यह दोस्तों जो है महानोवेलिस की संशोधित मॉडल थी, ये आप याद रखें। फिर उसके बाद 66 के बाद दोस्तों जो है 1966 से 1969 तक जो है योजना अवकाश रहा। किस कारण, युद्ध हो गया था, सूखा हो गया आ गया था, आर्थिक स्थिरता के कारण जो है योजना नहीं थी, योजना अवकाश चला। फिर उसके बाद चौथी जो है पंचवर्षीय योजना दोस्तों जो है 1969 से 1974 तक चली। इसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ये आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है किस पंचवर्षीय योजना के तहत गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, तो चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था, जिसका टाइम पीरियड जो है दोस्तों 1969 से 1974 तक है। इसमें अस्तित्व और मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल पर यह आधारित थी। पर जो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक चली थी। ये गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता रथ, क्या दोस्तों, आत्मनिर्भरता पर यह निर्भर थी और किस मॉडल पर थी, रथ आयोग की मॉडल पर यह आधारित थी। नेक्स्ट उसके बाद दोस्तों 1978 से 1980 तक जो है जनता पार्टी जो है विफल हुई और संशोधित दृष्टिकोण इसमें आया। इसमें कोई मतलब योजना नहीं बनी थी। उसके बाद दोस्तों 1980 से 1985 तक जो है छठी पंचवर्षीय योजना चली। कौन सी चली, छठी पंचवर्षीय योजना चली। इसमें गरीबी, रोजगार, उत्पादकता, पुनर्गठित मॉडल पर यह आधारित थी। और सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक चली। सामाजिक न्याय, उत्पादकता, विकास, सामाजिक समावेशित इस पर आधारित थी। उसके बाद योजना वार्षिक योजना जो है 1990 से 1992 तक चली। इसमें राजनीतिक स्थिरता, कोई निर्धारित योजना नहीं बनाई गई, मतलब इसमें 1990 से 1992 तक यह गैप रहा। उसके बाद आठवीं पंचवर्षीय योजना जो है 1992 से 1997 तक रही। इसमें उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण पर मतलब जोर दिया गया। और यह किस मॉडल पर आधारित थी, तो एलपीजी मॉडल पर आधारित थी। ये इंपॉर्टेंट है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो एलपीजी मॉडल पर आधारित थी। उसके बाद जो नौवीं पंचवर्षीय योजना है 1997 से 2002 तक चली थी। जन केंद्रित विकास पर आधारित थी और जन भागीदारी मॉडल पर आधारित थी। उसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चली थी। आर्थिक विकास दर वृद्धि इसका मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों 2007 से 2012 तक चली। तेज और समावेशी विकास इसका मुख्य उद्देश्य था और समावेशी वृद्धि मॉडल पर यह आधारित थी। उसके बाद लास्ट जो दोस्तों जो है 2012 से 2017 तक जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। इसमें तेजी से समावेशी और सतत विकास इसका मुख्य उद्देश्य था। और दोस्तों इसमें क्या था, समेकित दृष्टिकोण था। इसके बाद योजना आयोग जब समाप्त हो गया था तब क्या हुआ, 2014 में योजना आयोग को समाप्त किया गया। 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई। 2017 के बाद कोई पंचवर्षीय योजना नहीं आई। अब दीर्घकालीन रणनीति और विकास एजेंडा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से अदिश राशि है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है। ऊर्जा जो है एक अदिश राशि है, बाकी ये सदिश है, ये सदिश है, बलागुण और सम्वेग जो है सदिश राशि है। अब चलिए देखते हैं आखिर सदिश राशि कौन सी है, अदिश राशि कौन सी है, ये आप देखते हैं। आप दोस्तों देख रहे होंगे कि आपसे को कम समय में कितना ज़्यादा कंटेंट दिया जा रहा है। तो अगर आप से ध्यानपूर्वक वीडियो देखेंगे तो आप को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिलेगा और आप की तैयारी और बेहतर बनती ही जाएगी। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए देखते हैं सदिश राशि कौन सी है, जिसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, ये क्या है। तो वह भौतिक राशि जिसमें परिमाण क्या दोस्तों मैग्नीट्यूड के साथ साथ जो है डायरेक्शन भी होता है, मतलब वह राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे बल, वेग, त्वरित, विस्थापन, संवेग, ये क्या है, ये सदिश राशि है। अदिश राशि कौन सी है, स्केलर क्वांटिटी कौन सी है, वह भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, वो अदिश राशि है। जैसे तापमान, द्रव्यमान, समय, दूरी, चाल, ये क्या है, अदिश राशि है। कुछ महत्वपूर्ण सदिश राशियाँ हैं, इसे आप देख लें, यहाँ से क्वेश्चन आपसे के एग्जाम में पूछा जाता है। इसके मात्रक भी आप सभी को साथ साथ बताता चलूँगा। बल जो है इसका मात्रक न्यूटन है, यह सदिश राशि है। उसके बाद वेग, इसका मात्रक जो है मीटर प्रति सेकंड है।
विस्थापन दोस्तों जो है इसका मात्रक जो है मीटर है। ये सब सदिश राशि हैं जो बता रहे हैं। त्वरती जो है दोस्तों इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। संवेग जो है इसका मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। कोणीय संवेग ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कोणीय संवेग का मात्रक क्या होता है, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है। अब चलिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो अदिश राशियाँ हैं इन्हें भी देख लेते हैं। तापमान एक अदिश राशि है, इसका मात्रक क्या होता है, डिग्री सेल्सियस होता है या केल्विन होता है। समय एक अदिश राशि है, मात्रक जो है सेकेंड होता है। दूरी एक अदिश राशि है जिसका मात्रक मीटर होता है। 4 मीटर पर सेकंड इसका मात्रक होता है, ये अदिश राशि है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है, इसका मात्रक क्या है दोस्तों, तो किलोग्राम होता है। घनत्व एक अदिश राशि है, मात्रक किलोग्राम मीटर क्यूब होता है। ऊर्जा एक अदिश राशि है जिसका मात्रक क्या है दोस्तों, जूल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया, तो राइट आंसर क्या है, चार्ल्स न्यूटन ने दिया। किसने दिया है, चार्ल्स न्यूटन ने दिया, ये आप याद रखिएगा। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत कब और किसने दिया, इसके बारे में जो है संक्षेप में देख लें। यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि विज्ञानी कौन थे, सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। कब दिया था, 1687 ईस्वी में दिया था। किस पुस्तक में इसका वर्णन किया है, तो प्रिंसिपिया जो है इस पुस्तक में गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का वर्णन इन्होंने किया है। अब चलिए देखते हैं गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत आखिर क्या था, इसमें क्या बताए थे इन्होंने। तो हर एक वस्तु ब्रह्मांड की हर दूसरी वस्तु को एक बल से आकर्षित करती है। यह बल उसके द्रव्यमानों के गुणनफल के सीधे अनुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही इनका गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत था। मतलब हर एक वस्तु जो है, जैसे मान लो दोस्तों आपसी को समझाने के लिए मैं आपसे को बता रहा हूँ, जैसे एक वस्तु ये है, दूसरी वस्तु एक ये है और इनकी बीच की दूरी क्या है, ये आर है। क्या है, आर है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि हर एक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर एक बल से आकर्षित करती है। क्या दोस्तों, हर एक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल से अपनी ओर आकर्षित करती है। जो है यह बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के जो है सीधे अनुपाती होता है। मतलब यफ जो है वो द्रव्यमान के सीधे अनुपाती होता है, समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के दोस्तों वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब यफ जो है वो आर के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर सही चल नहीं रहा है, मतलब फिर से आपसे को हम अच्छे से लिख कर बता दे रहे हैं ताकि आपसे को समझने में आसानी हो। यहाँ पर बताया जा रहा है यफ जो है वो यम के समानुपाती होता है, मतलब द्रव्यमान के। और यफ दोस्तों जो है वो क्या होता है, वो जो है दूरी आर के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही आप सभी को इसमें बताया जा रहा है। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो F बराबर m जो होता है, आप सभी को फार्मूला इसका पता ही होगा, जो आपसे एग्जाम में उतना नहीं पूछा था। आप सभी केवल ये जो इनका सिद्धांत है यही पूछा जाएगा। इसके बारे में कुछ और जो है संक्षेप में देख ले। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत कब दिया गया, 1687 में दिया गया। खोजकर्ता आइजैक न्यूटन ने। पुस्तक जो है प्रिंसिपिया है। बल का प्रकार जो है बल आकर्षण बल बताया इन्होंने। लागू कब हुआ, लागू किस क्षेत्र में हुआ, पूरे ब्रह्मांड में या लागू हुआ। तो दोस्तों आज के लिए नाभिक के सहज विखंडन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, नाभिक के सहज विखंडन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है, रेडियोधर्मी या रेडियोधर्मिता कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड, रेडियोधर्मी या रेडियोधर्मिता जो है किसे कहते हैं, तो नाभिक के सहज विखंडन की प्रक्रिया को कहते हैं। चलिए देखते हैं कि आखिर रेडियोधर्मी क्या है, ये भी आप सभी देख लें। तो रेडियोधर्मी वह तत्व या पदार्थ होते हैं जिनकी नाभिक अस्थिर होती है और समय के साथ साथ अपने विखंडित होकर विकिरण उत्सर्जित करते हैं। इस प्रक्रिया को रेडियोधर्मिता या रेडियोधर्मी कहा जाता है। तो क्या होते हैं, ये वे पदार्थ होते हैं जिनके नाभिक जो है अस्थिर रहते हैं, मतलब एक स्थान पर रुकते नहीं, ये चलते रहते हैं और चलते चलते क्या करते हैं, विकिरण उत्पन्न करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, रेडियोधर्मिता कहते हैं। अब चलिए देखते हैं रेडियोधर्मिता तत्व क्या करते हैं। जो रेडियोधर्मिता तत्व होते हैं वे क्या करते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। रेडियोधर्मिता जो तत्व होते हैं ये 3 प्रकार के किरण छोड़ते हैं। एक अल्फा किरण। अल्फा किरण जो होती है दोस्तों ये भारी और कम भेदन क्षमता वाली होती है
उसके बाद दूसरी किरण कौन सी है, बीटा किरण छोड़ते हैं ये हल्की और अधिक भेदन क्षमता वाली होती है। तीसरी एक किरण जो है वो है गामा, ये बहुत तीव्र और उच्च भेदन क्षमता वाली होती है। ये गामा किरण जो है फ्रेंड्स, ये जो है लोहे की चादर हो उसे भी भेद सकती है, इतनी तीव्र ये होती है। चलिए देखते हैं कुछ जो समान उदाहरण रेडियोधर्मी के तत्व के हैं, ये भी आप देख लें। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे 3 दे दिया जाएगा, जैसे यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, और एक दे दिया जाए न्यूट्रॉन। आपसे इसे पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। तो इसके लिए आप सभी को ये पता होना चाहिए कौन कौन से तत्व जो है रेडियोधर्मी होते हैं। तो यूरेनियम जो है रेडियोधर्मी तत्व है, इसे यू से, इसका सिंबल क्या होता है, यू होता है। थोरियम, रेडियम जो है पोलोनियम, कार्बन C14, ये जो है क्या हैं, ये सब रेडियोधर्मी तत्व हैं, इसे आप याद रखिएगा। रेडियोधर्मी का प्रभाव क्या पड़ता है, यह मनुष्यों, जानवरों और पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है, परंतु इसका उपयोग चिकित्सक जैसे कैंसर इलाज, ऊर्जा उत्पादन, औद्योगिकी परीक्षण और वैज्ञानिक संसाधनों में किया जाता है। फ्रेंड्स आप सभी का एक क्वेश्चन हुआ, लेकिन आप सभी देख सकते हैं यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे आप सभी को मैंने एक ही क्वेश्चन के माध्यम से बता दिया। अगर आप सभी के एग्जाम में आएगा रेडियोधर्मी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन तो आप सभी बना सकते हैं। इसी प्रकार लक्ष्य सीरीज में दोस्तों हम हर क्वेश्चन को डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन कर जो है पूरा निचोड़ के साथ करेंगे, ताकि वहाँ से अगर दोबारा क्वेश्चन आए तो आप सभी का छूटे ना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी थेरवाद बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा है। निम्नलिखित में से कौन सी थेरवाद बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा है। तो पाली जो है दोस्तों बौद्ध धर्म की जो है पवित्र भाषा है, ये आप याद रखिएगा। बौद्ध धर्म के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे, तो इसे देख लें। पहले आपसे इसे यह पूछा जाए कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है सिद्धार्थ गौतम या फिर महात्मा बुद्ध जी हैं, ये आप याद रखिएगा। इनका जन्म कब हुआ था ये भी आपसे इसे पूछा जा सकता है। तो इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल में यहाँ पर हुआ था। लुम्बिनी वन आपसे पता ही होगा, गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी वन में 563 ईसा पूर्व हुआ था, जिसे BC भी कहते हैं। इनकी मृत्यु या महापरिनिर्वाण कब हुआ था, तो 483 BC में। कब हुआ था, 483 BC में। कहाँ पर, कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। जन्म कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी में, जो वर्तमान में नेपाल में है। मृत्यु कहाँ पर हुई थी, कुशीनगर, जो वर्तमान में कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, ये आप याद रखेगा। इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए थे। क्या बताए थे, इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए थे, 4 नोबल ट्रुथ्स बताए थे। पहला क्या था, दुख है, क्या है, लाइफ जो है, लाइफ में क्या है, दुख है। दूसरा क्या बताया था, दुख का कारण तृष्णा है, क्या है, दुख का कारण क्या है, तृष्णा है। तीसरा क्या बताया था, दुख का निवारण संभव है। चौथा क्या बताया था, दुख से मुक्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। ये इन्होंने जो है 4 सत्य बताए थे। अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं ये भी आप देख लें। जो अष्टांगिक मार्ग इन्होंने बताया था, तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, और फ्रेंड्स क्या, सम्यक प्रयास, और 7वां जो है सम्यक स्मृति, और 8वां जो है सम्यक समाधि। ये इन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिए थे। इन्होंने क्या दिए, 4 सत्य दिए थे और 8 जो है अष्टांगिक मार्ग बताए थे। जो यहाँ से एक क्वेश्चन यह बनेगा कि बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं। तो बुद्ध है, धर्म है और संघ जो है, इनके 3 रत्न हैं, ये आप याद रखिएगा। पंचशील इन्होंने सिद्धांत भी दिया था, हिंसा न करना, चोरी न करना, असत्य न बोलना, व्यभिचारी से बचना, नशा न करना, ये जो है इन्होंने व्यभिचारी सिद्धांत दिया था। उसके बाद इन्होंने इनकी जो बौद्ध धर्म की प्रमुख जो है समितियां भी बैठी थी। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म की बैठक कितनी हुई थी। तो कुल 4 जो है संगतियाँ हुई थी, जिसमें बौद्ध धर्म के ग्रंथों और नियमों का जो है व्यवस्थित किया गया था। बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं उन्हें और उनके नियमों को व्यवस्थित किया गया था, जो 4 समितियाँ बैठी थी। पहला राजगिरी में, पाटलिपुत्र में, कुंडल में, कुशीनगर में, यहाँ पर हुआ था। बौद्ध धर्म के ग्रंथ जो हैं किस भाषा में लिखे गए हैं ये भी आपसे से पूछा जा सकता है। तो पाली भाषा में लिखे गए हैं। बौद्ध धर्म के ग्रंथ किस भाषा में है, पाली भाषा में है। प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, त्रिपिटक, विनय पिटक, सुक्त पिटक, अभिधम पिटक जो है, ये जो है बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं।
बौद्ध धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय भी हुए थे। एक हीनयान जो पुराना संप्रदाय था, ये जो है चेंज को स्वीकार नहीं किए। इनके हिसाब से गौतम बुद्ध जी जो थे वो कोई ईश्वर नहीं थे, बल्कि एक जो है महान पुरुष थे। किसके हिसाब से? हीनयान जो संप्रदाय था इनके अनुसार थे। और यह पुराना रूप है। यह श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया में यह विख्यात है। वहीं बात कर लेंगे, महायान संप्रदाय भी बना था। नया रूप है चीन, जापान, तिब्बत। ये जो है जो गौतम बुद्ध थे उनकी मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करते थे और बुद्ध जी को जो है भगवान मानते थे, महायान संप्रदाय के जो लोग थे। इनमें प्रमुख स्थल आप सभी को क्या क्या याद रखना है? तो जन्म स्थान जो है लुम्बिनी, ये आप सभी को याद रखना है। बोध गया, मतलब ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बोध गया में हुई थी। प्रथम उपदेश गौतम बुद्ध जी ने कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। इन्हें महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु इनकी कहाँ पर हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी। ये आप याद रखिएगा सब। फ्रेंड देख सकते हैं 2 ही क्वेश्चन आप सभी के हुए हैं, लेकिन 2 क्वेश्चन के माध्यम से आप कितना पढ़ रहे हैं ये भी आप सभी देख सकते हैं। कोई दोस्तों ये ऐसा वीडियो नहीं है। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, लक्ष्य 3 में अगर अच्छे से ध्यान लगाकर आप पढ़ेंगे तो आप सभी का जीके जीएस में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। आप चाहे दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम देंगे, चाहे यूपीपी की तैयारी एग्ज़ाम देंगे, चाहे एसएससी जीडी का पेपर देंगे, तो एक भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होने वाला है। अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो यहाँ से ही आप सभी को एग्जाम में पूरा का पूरा नंबर जो है मिलने वाला है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या एकात्मक क्षेत्र? तो राइट आंसर क्या है? प्राथमिक जो क्षेत्र है यह प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है। चलिए देखते हैं आखिर इकोनॉमिक्स के अंदर जो है कितने सेक्टर होते हैं, कितने क्षेत्र होते हैं, ये भी आप देख लें। तो अर्थशास्त्र में 3 प्रमुख क्षेत्र होते हैं जिन्हें आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र कहा जाता है। ये तीनों क्षेत्र देश की आर्थिक संरचना को समझने में मदद करते हैं। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र जिसे प्राइमरी सेक्टर भी कहते हैं, इसमें वे गतिविधियां आती हैं जो प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ी होती हैं। प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सी आती हैं? तो वे गतिविधियां आती हैं जो प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ी होती हैं, जैसे खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन, वनों से प्राप्त वस्तुएं, खनन। ये सब किस में आती हैं? तो ये सभी जो है प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आती हैं, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। यहाँ से पूछा जा सकता है, इसलिए आप सभी को एग्जाम्पल जितने हैं ये सब आप सभी को याद रखना है कि खेती जो है प्राथमिक क्षेत्र में आती है, पशुपालन भी प्राकृतिक जो है प्राथमिक क्षेत्र में आता है, मत्स्य पालन, वनों से प्राप्त वस्तुएं, खनन। ये खनन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। खनन से क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, खनन जो है किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं, द्वितीयक लगाते हैं, लेकिन आप सभी को याद रखना है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र को उत्पादन का आधार क्षेत्र भी कहा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस क्षेत्र को उत्पादन का आधार क्षेत्र माना जाता है, तो प्राथमिक क्षेत्र को माना जाता है। अब चलिए देखते हैं द्वितीयक क्षेत्र में क्या क्या होता है। द्वितीयक क्षेत्र क्या है? तो इसमें वे गतिविधियाँ होती हैं जो कच्चे माल को जो संसाधित करके वस्तुओं में बदलती हैं। मतलब प्राथमिक क्षेत्र में वस्तुएं जो है कृषि खेती से जो है अनाज उठता है, ये सब होता है। और प्राथमिक क्षेत्र से तो जो वस्तुएं प्राप्त होते हैं उसका विनिर्माण किस में किया जाता है? द्वितीयक क्षेत्र में किया जाता है। वही बताया जा रहा है। इसमें वही गतिविधियाँ होती है जो कच्चे माल को संशोधित करके वस्तुओं में बदलती हैं। कच्चा माल जो है प्राथमिक क्षेत्र में आएगा और उससे जो कच्चे माल से जो वस्तु बनेगी, जो प्रोडक्ट बनेगा, वो द्वितीयक क्षेत्र में आएगा। इसमें कैसे? जैसे फैक्ट्रियाँ और उद्योग निर्माण करना, वस्त्र, मशीन, सीमेंट, कार आदि का निर्माण करना किस में आएगा? ये द्वितीय क्षेत्र में आएगा। इसे उद्योग क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र को और किस नाम से जानते हैं? तो उद्योग क्षेत्र के नाम से जानते हैं। चलिए तृतीय क्षेत्र देखते हैं हम। यह सेवाएं प्रदान करने वाला क्षेत्र है। क्या है? तृतीय क्षेत्र में क्या होता है? इसमें सेवाएं प्रदान की जाती हैं। क्या की जाती है? सेवाएं प्रदान। जैसे परिवहन हो गया, बैंकिंग हो गया, उसके बाद शिक्षा हो गया, जो आप सभी पढ़ रहे हैं, ये क्षेत्र किस क्षेत्र में आएगा? ये तृतीय क्षेत्र में आएगा। स्वास्थ्य हो गया, बीमा हो गया, टेलीफोन हो गया, इंटरनेट हो गया, ये सब तृतीय क्षेत्र के अंदर आते हैं। इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट, किसके द्वारा संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र तैयार
किया गया था? किसके द्वारा संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र तैयार किया गया था, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या है? साइमन कमीशन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? साइमन कमीशन के अंतर्गत जो है संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र तैयार किया गया था। अब चलिए देखते हैं साइमन कमीशन आखिर है क्या, जो इसके अंतर्गत जो है श्वेत पत्र जो है तैयार किया गया था। तो साइमन कमीशन एक ब्रिटिश आयोग था जिसे भारत में संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करने के लिए भेजा गया था। यह आयोग भारतीय इतिहास में बहुत विवादास्पद रहा। जो है नीचे इसके बारे में और जानकारी है, इसे देख लें। आखिर साइमन कमीशन क्या था, यह कब भारत में आया, इसके अध्यक्ष कौन थे, यहाँ से क्वेश्चन आपसे के एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए उसके बारे में देखते हैं। साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सर जॉन साइमन। इन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा था? साइमन कमीशन पड़ा था। अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन थे। इसमें कुल सदस्य कितने थे? तो इसमें कुल 7 सदस्य थे, सभी ब्रिटिश थे, कोई भी भारतीय इसमें नहीं था। भारत में यह कब आया? यहाँ से 200 क्वेश्चन ये बनता है कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? तो 1927 ईस्वी में। भारत यह कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 को आया था। इसका उद्देश्य क्या था भारत में आने का? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 की कार्यप्रणाली की समीक्षा करना और सुधारों का सुझाव देना इसका उद्देश्य था। भारत में आखिर इसका विवाद क्यों हुआ? भारत आया तो इसमें क्या कारण था जिसकी वजह से भारत में इसका विरोध हुआ था? तो आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य न होना सबसे प्रमुख इसका जो है विवाद का कारण बना। भारतीय नेताओं ने इसे अपमानजनक और भारतीयों की अनदेखी माना, इसलिए यहाँ भारत में इसका विरोध हुआ। इसके विरोध में पूरे देश में नारे लगे। साइमन गो बैक का नारा कब लगा था? तो 1928 ईस्वी में हुआ था। किसके कारण लगा था? साइमन कमीशन भारत में आया था, इसलिए इसके विरोध में पूरे भारत में साइमन गो बैक का नारा लगाया गया था। लाला लाजपत राय की इसी साइमन कमीशन के विरोध में करते हुए लाठीचार्ज हो गई थी। किसने किया था? जॉन सैंडर्स ने आज्ञा दी थी जो है लाठीचार्ज करने की, जिसके कारण लाला लाजपत राय की जो है मृत्यु हो गई थी। किसकी कब हुई थी? 1900 जो है दोस्तों सन ही पूरा क्लियर है, लेकिन इसी के विरोध में लाठी लगने के कारण, चोटिल होने के कारण जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई थी। लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाला लाजपत राय घायल हुए और कुछ समय बाद उनका निधन जो है 1928 में हो गया। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, डेट जो मुझे क्लियर नहीं थी इसलिए मैंने नहीं बताया था उसमें। भगत सिंह ने इसका बदला सैंडर्स की हत्या करके लिया था। इसका परिणाम क्या निकला? साइमन कमीशन की रिपोर्ट 1930 ईस्वी में आई। इसके आधार पर 1935 का भारत शासन अधिनियम बना। इसने भारत में प्रांतीय स्वशासन की नींव रखी। ये जो है साइमन कमीशन के कुछ दोस्तों क्या थे? प्रभाव थे। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो किस प्रकार लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा यह उद्देश्य है कि आप सभी को कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जो है जानकारी प्रोवाइड कर सकूं। आप सभी देख सकते हैं एक क्वेश्चन आप सभी को कराया जा रहा है, लेकिन एक क्वेश्चन के पीछे अगर उससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को आप सभी को बताया जा रहा है, ताकि आप सभी को यह न लगे कि हाँ ऑप्शनल है। जैसे कोई साइमन कमीशन भारत कब आया बताकर चल दें, 3 फरवरी जो है 1928 में आए बस हो गया, ऐसा नहीं कर रहे हैं। आप सभी को जो है क्वेश्चन बताया जा रहा है उसके साथ उसका पूरा एक्सप्लेनेशन आप सभी को बताया जा रहा है, ताकि आप सभी का जो है एक भी डाउट ना बचे। तो आप सभी को यह वीडियो किस प्रकार लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप सभी को इसमें और क्या बदलाव चाहिए, किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन ज़्यादा चाहिए, ये भी आप सभी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन वर्ष 1928 में ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या में शामिल था? कौन था? CR दास, चित्तरंजन जो दास थे वो, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। तो राइट आंसर क्या है? भगत सिंह शामिल थे। कौन थे? जॉन सैंडर्स की हत्या में शामिल कौन था? भगत सिंह शामिल थे, ये आप याद रखिएगा। जॉन सैंडर्स की हत्या भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी। यह घटना भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक बहुत ही साहसिक और महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। जॉन सैंडर्स की हत्या, इसके बारे में देख लें।
कब हुई थी, ये आपसे इसे पूछा जा सकता है। तो कब हुई थी फ्रेंड्स, तो 17 दिसंबर 1928 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, लाहौर में, जो वर्तमान अब पाकिस्तान में है। किसने बनाई थी, तो भगत सिंह ने योजना बनाई थी और गोली भी भगत सिंह जी ने चलाई थी। राजगुरु जो है, पहली गोली किसने मारी थी, राजगुरु ने मारी थी। चंद्रशेखर आज़ाद बीच में थे, लेकिन सुरक्षा और सहयोग ये कर रहे थे, इन्होंने गोली नहीं मारी थी। नेक्स्ट, हत्या क्यों की गई, किस कारण से की गई थी, ये भी आपसे इसे पूछा जा सकता है। तो 23 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाला लाजपत राय पर ब्रिटिश अधिकारी रॉकेट ने लाठीचार्ज कराया। कुछ दिनों बाद लाला जी की मृत्यु हो गई। इसका बदला लेने के लिए क्रांतिकारियों ने रॉकेट को मारने की योजना बनाई, लेकिन गलती से जॉन सैंडर्स को रॉकेट समझकर गोली मार दी थी। यहाँ पर आपसे सॉरी दोस्तों, रॉकेट हम बोल रहे हैं लेकिन स्कॉट है। क्या है, स्कॉट, ध्यान नहीं दिए, उसके लिए माफ़ करना। कि लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने का आदेश किसने दिया था, तो स्कॉट ने दिया था। स्कॉट को समझकर दोस्तों जॉन सैंडर्स की हत्या गलती से हो गई थी। कैसे हो गई थी, गलती थी। जो भगत सिंह जी थे, राजगुरु जी थे, चंद्रशेखर आज़ाद जी थे, ये जॉन सैंडर्स की हत्या नहीं करना चाहते थे। वो किसको मारना चाहते थे, स्कॉट को मारना चाहते थे। लेकिन गलती से गाड़ी जो जा रही थी उसमें उन्होंने सोचा कि स्कॉट बैठा है, लेकिन बैठा कौन था, जॉन सैंडर्स बैठा था। इस कारण गलती से उसकी हत्या हो गई थी, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में खेला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में खेला जाता है, तो स्केलेटन जो है ये कौन सा खेला जाता है, सब डिवीजन जो है ये जो कब खेला जाता है, ग्रीष्मकाल में खेला जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस दोस्तों जो है 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और ये आपसे की जो है आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में यह क्वेश्चन आपसे इसे पूछा गया था, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। अब चलिए देखते हैं कि आखिर जनवरी माह में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे हैं जिन्हें आपसे को याद रखना है। अब चलिए आपसे को जनवरी माह के जितने भी इम्पोर्टेंट दिवस हैं वो सभी आपसे को एक ही जो है चार्ट के माध्यम से बता दिया जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो 1 जनवरी को दोस्तों 9 दिवस या विश्व परिवार दिवस, आप सबको याद रखना है। 1 जनवरी को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है, विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 6 जनवरी को विश्व युद्ध या अनाथ दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस, इस दिन जो है महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, उसी के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, विश्व प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 15 जनवरी को भारतीय जो है सेना दिवस। 23 जनवरी को दोस्तों क्या है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, आप सभी को पता ही होगा। 27 जनवरी जो है अंतर्राष्ट्रीय होलोकॉस्ट स्मरण दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस, महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है। 31 जनवरी जो है अंतर्राष्ट्रीय ज़ेब्रा दिवस मनाया जाता है। ये जनवरी माह के कुछ इंपॉर्टेंट डे थे जिन्हें आप सभी को याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11, 4, 2, 7। तो राइट आंसर क्या है, 4 खिलाड़ी होते हैं। अब चलिए देखते हैं कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। यहाँ से भी आपसे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए आपसे को ये भी याद रखना है। तो क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल या सॉकर में 11 खिलाड़ी होते हैं, हॉकी में कितने होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं। उसके बाद कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं फ्रेंड्स, तो कबड्डी में 7 खिलाड़ी, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी, खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। उसके बाद रग्बी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो रग्बी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो रग्बी में 15 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल में जो है दोस्तों कितने होते हैं, 9 खिलाड़ी होते हैं। हैंडबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 7 खिलाड़ी होते हैं। टेबल टेनिस में
1 या 2 होते हैं, जिस सिंगल या डबल खेला जाए उस हिसाब से है। बैडमिंटन में कितने होते हैं, इसमें भी 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। चेस जिसे शतरंज कहते हैं, इसमें कितने होते हैं, 1 खिलाड़ी होते हैं। बॉक्सिंग में कितने खिलाड़ी होते हैं, 7 खिलाड़ी होते हैं। कुश्ती में कितने होते हैं, 1 खिलाड़ी होते हैं। ये खिलाड़ियों की कुछ संख्या थी और खेल के नाम थे। अगर आप सभी इतने खेल के नाम और खिलाड़ियों के नाम याद रखेंगे इतने, तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन आप सभी का बाहर नहीं जाने वाला है। एक बार फिर से देख लें। कबड्डी में 7 प्लेयर होते हैं, वॉलीबॉल में 6 प्लेयर होते हैं, बास्केटबॉल में 5 प्लेयर होते हैं, खो खो में 9 प्लेयर होते हैं, रग्बी में 15 प्लेयर होते हैं, बेसबॉल में 9 प्लेयर होते हैं, हैंडबॉल में 7 प्लेयर होते हैं, टेबल टेनिस में 1 या 2 प्लेयर होते हैं, बैडमिंटन में 1 या 2 प्लेयर होते हैं, टेबल टेनिस में 1 या 2 प्लेयर होते हैं, चेस में 1 प्लेयर होते हैं और बॉक्सिंग में 1 प्लेयर होता है, रेसलिंग में 1 प्लेयर होता है। फ्रेंड्स, अगर आपने ध्यान से देखा है तो आपसे के लिए क्वेश्चन यह है कि किस खेल में सबसे ज़्यादा प्लेयर होते हैं, किस खेल में सबसे ज़्यादा प्लेयर्स होते हैं, इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा ये बिल्कुल राइट है, कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। तो चलिए देखते हैं अभी इसके अध्यक्ष कौन थे, कब हुआ था, किस लिए होता है, ये भी आप सभी देख लें। तो जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। डेट आप सभी जरूर याद रखिएगा, कब गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। कहाँ पर गाया गया था ये भी आप सभी से पूछा जा सकता है। कोलकाता में गाया गया था। तारीख, यहाँ पर स्थान कोलकाता। तारीख 17 दिसंबर 1921। किसने गाया था? रविन्द्रनाथ ठाकुर या रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गाया था। यह गीत कांग्रेस अधिवेशन के प्रारंभ में गाया गया था। मुख्यतः उस समय जॉर्ज पंचम भारत आए थे और जन गण मन को कुछ अंग्रेज ने ब्रिटिश सम्राट की प्रशंसा समझ लिया था, लेकिन टैगोर ने स्पष्ट किया कि यह भारत के भाग्य विधाता यानी ईश्वर को समर्पित है, न कि किसी सम्राट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? महात्मा गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो राइट आंसर क्या है? अलार कलाम। अलार कलाम जो थे ये महात्मा गौतम बुद्ध जी के प्रथम गुरु थे। अलार कलाम ये प्रसिद्ध सन्यासी और ध्यान साधक थे। गौतम बुद्ध ने इनसे ध्यान और समाधि की उच्च अवस्था सीखी थी। अलार कलाम ने बुद्ध को अपनी साधना में इतनी प्रगति करते हुए देखा कि उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन बुद्ध ने यह स्वीकार नहीं किया क्योंकि उन्हें निर्वाण की पूर्ण स्थिति नहीं मिली थी। नेक्स्ट, इसमें और देख सकते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। उद्दक रामपुत ये भी एक महान तपस्वी और योगी थे। गौतम बुद्ध ने इनके पास रहकर आत्मिक ज्ञान की उच्चतम अवस्था को समझा, लेकिन यहाँ भी उन्हें पूर्ण समाधान नहीं मिला। तो ये क्या हुए? ये गौतम बुद्ध जी के दूसरे गुरु हुए थे। पहले गुरु अलार कलाम, दूसरे रामपुत्र थे, ये आप याद रखिएगा। इन दोनों गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने स्वयं मार्ग खोजने का निश्चय किया और अंततः बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए ज्ञान प्राप्त किया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पर आपसे को मिलेगा कि गौतम बुद्ध जी ने किस वृक्ष के नीचे बैठकर ज्ञान की प्राप्त की थी? तो किस पीपल के वृक्ष के नीचे। कहाँ पर प्राप्त की थी? बोध गया में प्राप्त की थी। इनके प्रथम गुरु का क्या नाम था? अलार कलाम था। द्वितीय गुरु का क्या नाम था? रामपुत्र था। ये सब आप याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे के एग्जाम में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपसे इन्हें अच्छे से देखा होगा तो क्वेश्चन मैंने जो इससे पहले ऊपर बताया था गौतम बुद्ध के बारे में, उसमें इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, इन्होंने सर्वप्रथम कहाँ पर ज्ञान दिया था, ये सब मैंने उस क्वेश्चन में बता दिया। और इस क्वेश्चन में मैंने इनके बारे में जो और एक्स्ट्रा पॉइंट बचा था उसे मैंने बता दिया। अगर आप अच्छे से देखा होगा तो गौतम बुद्ध का जो चैप्टर है वो आप सी का पूरा रिवीजन हो गया होगा।
जो भी कुछ पॉइंट बचे हैं उन्हें बाद में करा दिए जाएंगे। तो इस प्रकार आप सभी का पूरा चैप्टर भी रिवाइज होने वाला है, तो इसलिए आप सभी वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो जरूर देखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा भी माफ़ कर सकता है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा भी माफ़ कर सकता है? तो राइट आंसर क्या है? अनुच्छेद 72 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 72 के तहत कर सकता है। राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। अगर आप इतने अनुच्छेद याद रखेंगे तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपसे के बाहर नहीं जाने वाला है। पहला है जो दोस्तों क्या है? 52। अनुच्छेद 52 में क्या बताया गया है? भारत में एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में बताया गया है। अनुच्छेद 53 में क्या बताया गया है? कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का चुनाव मंडल द्वारा होगा, ये बताया गया है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव की विधि के बारे में बताया गया किस प्रकार होगा। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, ये बताया गया है। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन की पात्रता बताई गई है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए या राष्ट्रपति बनने के लिए, इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 59 में क्या बताया गया है? तो राष्ट्रपति के पद की शर्तें क्या होगी, ये बताया गया है। अनुच्छेद 60 में क्या बताया गया है? शपथ इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 60 में। उनकी महाभियोग का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 61 में किया गया है। अनुच्छेद 62 में रिक्त पर चुनाव और कार्यकाल की व्यवस्था क्या होगी, ये इसमें अनुच्छेद 62 में बताया गया है। और इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते हैं इन्हें भी देख लें। राष्ट्रपति के संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार राष्ट्र का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति का चुनाव एक विशेष निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। यहाँ से भी बन सकता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होता है? तो लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं। राज्यसभा, लोकसभा और राज्य विधानमंडल के जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होते हैं। नेक्स्ट, महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में वर्णित है और यह केवल संविधान का उल्लंघन करने पर ही चला जाता है। मतलब राष्ट्रपति अगर संविधान के अनुकूल कार्य नहीं करते हैं तो उन्हें उनके पद से किस विधि के द्वारा हटाया जा सकता है? तो महाभियोग विधि द्वारा हटाया जा सकता है। और यह कब चलता है, किस अनुच्छेद के तहत चलता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत चलता है। किसके खिलाफ चलता है? तो राष्ट्रपति के खिलाफ चलता है, ये आप याद रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से किस खेल में भारत ने 1928 से 1956 तक ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था? निम्नलिखित में से किस खेल में भारत ने 1928 से 1956 तक ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था? क्या क्रिकेट में, कबड्डी में, बास्केटबॉल में या हॉकी में? तो राइट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट है, जो है हॉकी में भारत ने 1928 से 1956 तक ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। अब चलिए इसके बारे में जो और एक्स्ट्रा पॉइंट है इसे भी आप सभी देख लें। यहाँ से भी क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत ने 1928 से 1956 तक लगातार ओलंपिक हॉकी में स्वर्ण पदक जीते थे। भारत ने इन 6 वर्षों में लगातार ओलंपिक में हॉकी का स्वर्ण पदक जीता। अब चलिए देखते हैं कहाँ पर ओलंपिक हुआ था, कब हुआ था, ये भी देख लें। पहला 1928 में जो है एम्स्टर्डम में, जो नीदरलैंड में है, यहाँ पर हुआ था और भारत ने यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता था। दूसरा कहाँ पर? 1932 में हुआ था लॉस एंजलिस में, यह अमेरिका में स्थित है। यहाँ भी भारत ने क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। तीसरा जो है फ्रेंड्स वह 1936 में बर्लिन में हुआ था, जो जर्मनी में स्थित है। यहाँ पर भी भारत ने क्या जीता था? स्वर्ण पदक। चौथा 1948 लंदन, जो इंग्लैंड में, यहाँ पर भी स्वर्ण पदक भारत ने जीता था। पाँचवा जो है 1952 में हुआ था, हेलसिंकी में हुआ था, या फिनलैंड में स्थित है, यहाँ पर भी भारत ने स्वर्ण पदक जीता था। और छठा जो है दोस्तों 1956 में मेलबर्न में हुआ था, या ऑस्ट्रेलिया में था, यहाँ पर भी भारत ने क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। इस दौरान ध्यानचंद जैसे महान खिलाड़ियों का योगदान भी रहा है, जिन्होंने भारतीय हॉकी को विश्व में प्रसिद्धि दिलाई थी, ये आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला हमारा क्वेश्चन है, तिब्बत में किस नदी को सिंगी खम्बन शेर का मुहाना कहा जाता है? तिब्बत में किस नदी को सिंगी खम्बन शेर का मुहाना कहा जाता है? यमुना को,
ब्रह्मपुत्र को, गंगा को या सिंधु को? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट है, सिंध नदी को कहा जाता है। अब चलिए देखते हैं सिंधु नदी से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को एक ही प्रश्न के माध्यम से देख लें। पहला बनेगा कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये भी क्वेश्चन आपसे से पूछा जा सकता है। तो सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मानसरोवर झील जो है तिब्बत के पास स्थित है। इसके सिन का बाब नामक स्थान से होता है। कहाँ से? सिन का बाब नामक स्थान से सिंधु नदी का उद्गम होता है, जो मानसरोवर झील के पास स्थित है। मानसरोवर झील कहाँ पर स्थित है? तिब्बत में स्थित है, जो वर्तमान चीन में स्थित है ये भी। नेक्स्ट, सिंधु नदी कौन कौन से देश से होकर गुजरती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है। सिंधु नदी कौन कौन से देश से होकर गुजरती है? तो चीन से, भारत से और पाकिस्तान से, इन 3 देशों से होकर गुजरती है। आपसे को ऑप्शन में मिल जाएगा और एक जो है दे दिया जाएगा श्रीलंका या फिर दे दिया जाएगा बांग्लादेश। तो इस प्रकार से आपसे को याद रखना है, तिब्बत, भारत और पाकिस्तान। सिंध नदी को पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि भारत में सिंध नदी किस राज्य से प्रवेश करती है? इंपॉर्टेंट ये भी है, इसे आप ये नोट करिएगा। भारत में सिंध नदी किस राज्य से प्रवेश करती है? तो लद्दाख। तो दोस्तों यहाँ पर राज्य नहीं, केंद्र शासित प्रदेश होगा, क्योंकि अब लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारत में सिंधु नदी किस केंद्र शासित राज्य से प्रवेश करती है? तो लद्दाख से, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट, सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 3180 किलोमीटर, 3180 किलोमीटर जो है सिंधु नदी की लंबाई है, आप याद रखें। नेक्स्ट, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सतलुज नदी जो है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट, सिंधु नदी की 5 प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी हैं? सिंधु नदी की प्रमुख 5 जो है सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये सिंधु नदी की 5 प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट, सिंधु जल संधि कब और किन 2 देशों के बीच हुई थी? सिंधु जल समझौता कब हुआ और किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो 1960 ईस्वी में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। अभी जो युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का, उसमें क्या हुआ था? उसमें यही समझौता जो है तोड़ने की बात की गई थी, जो 1960 ईस्वी में हुआ था। किसने कराया था? तो WB मतलब विश्व बैंक ने इसे, विश्व बैंक की मध्यस्थता में यह समझौता हुआ था। नेक्स्ट, सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किसने किए थे? तो भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जा सकता है क्योंकि अभी ट्रेंडिंग टॉपिक थी ये। तो सिंधु जल समझौता पर हस्ताक्षर किसने किसने किए थे? तो भारत के PM जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने किया था। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और लास्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी अंत में किस सागर में मिलती है? तो यह अरब सागर में जाकर मिलती है। तो आप फ्रेंड देख सकते हैं, सिंधु नदी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपसे के एग्जाम में बन सकते थे, वो एक क्वेश्चन के माध्यम से आप सभी को करा दिया गया है। अगर आप इतना याद रखेंगे तो सिंधु नदी से क्वेश्चन आप सभी का गलत नहीं होने वाला है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का संविधान बजट को डॉट के रूप में संदर्भित करता है। भारत का संविधान जो है उसे, वह बजट को किस रूप में संदर्भित करता है? भारत के आत्मकथित के नाम से, वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से, भारत का सार्वजनिक खाता के नाम से, भारत की संचित निधि के नाम से। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है, वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से बजट को संविधान जो है संदर्भित करता है। अब चलिए इसके बारे में देखते हैं। भारतीय संविधान में बजट से संबंधित जो प्रमुख अनुच्छेद है, जो प्रमुख आर्टिकल है, उन्हें आप देख लें। यहाँ से भी आपसे के एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए देख सकते हैं कितनी मेहनत की गई है। एक क्वेश्चन लाया गया, उससे रिलेटेड जो अदर क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आप सभी को साथ साथ कराया जा रहा है। तो अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए अब देखते हैं आगे।
प्रमुख जो अनुच्छेद हैं बजट से रिलेटेड, इसे भी देख लें। अनुच्छेद 112 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन किया गया है, यही बजट है। एक अनुच्छेद 113 में क्या बताया गया है? अनुदान की मांगों पर मतदान जो होता है उसका वर्णन अनुच्छेद 113 में किया गया है। अनुच्छेद 114 में क्या है? विनियोग विधेयक जो है इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 115 में अतिरिक्त और अधिक अनुदानों के लिए प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 115 में। अनुच्छेद 116 में क्या किया गया है? अंतरिम अनुदान, लेखा अनुदान जो है इसका वर्णन किया गया है। लेखा अनुदान का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 116 में इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अनुच्छेद 117 में वित्तीय विधेयकों से संबंधित प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 110 में वित्त विधेयक की परिभाषा दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। वित्त विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद के तहत दी जाती है? तो अनुच्छेद 110 के तहत दी जाती है। नेक्स्ट, दल बदल विरोधी कानून से संबंधित भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है? दल बदल कानून विरोधी कानून से संबंधित भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है, ये आपसे से पूछा जा रहा है। 8वीं, 10वीं, 11वीं, 9वीं? तो राइट आंसर क्या है? 10वीं। अब आपसे सोचेंगे आखिर 8वीं में क्या है, 11वीं में क्या है, 9वीं में क्या है? तो चलिए आप सभी को जो भारतीय संविधान में 12 अनुसूची हैं, 12 अनुसूची को एक साथ आप सभी को बता दिया जाए। आप सभी का रिवीजन अच्छा हो जाएगा और जो भाई नहीं पढ़े हैं उनका भी अच्छा सा इस पे समझ हो जाएगी उनकी भी। चलिए देखते हैं। अब देख सकते हैं भारत संविधान की 12वीं जो 12 अनुसूचियाँ हैं उनके बारे में। प्रथम अनुसूची में क्या बताया गया है? तो प्रथम अनुसूची में बताया गया है राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की सूची तथा उनके क्षेत्रों का विवरण किस में दिया गया है? प्रथम अनुसूची में। आपसे को सिंपल याद करना है, प्रथम अनुसूची में राज्य और संघ का वर्णन किया गया है। द्वितीय अनुसूची में क्या बताया गया है? तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश आदि के वेतन और भत्ते का वर्णन किया गया है। द्वितीय में वेतन भत्ते का वर्णन किया गया है। तीसरे में क्या हुआ है? शपथ और प्रतिज्ञाएं जो है इनके बारे में किया गया है। अनुसूची 3 में क्या बताया गया है? तो शपथ और प्रतिज्ञाएं के बारे में बताया गया है। चौथी अनुसूची में क्या बताया गया है? तो राज्यसभा में राज्यों को सीटों का आवंटन किस प्रकार होगा? चौथी अनुसूची में बताया गया है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन कैसे होगा इसके बारे में बताया गया है। छठी अनुसूची में क्या बताया गया है? तो छठी में पूर्वोत्तर राज्य जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जो स्वायत्त जिला परिषद होंगे इनके बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, सातवीं अनुसूची, इसमें इसमें क्या है? विषय सूची जो केंद्र सूची हो गया, राज्य सूची हो गया, समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के बारे में किस अनुसूची में वर्णन किया गया है? तो 7वीं अनुसूची में वर्णन किया गया है। जो 8वीं अनुसूची है इसमें भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची है, मतलब भाषाओं से संबंधित कौन सी अनुसूची है? तो 8वीं अनुसूची है, जिसमें वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। पहले कितनी थी? 14 थी। बाद में सिंधी जुड़ी, बोडो, डोगरी, संथाली जुड़ी, मैंथाली जुड़ी, ये इस प्रकार से 22 भाषाएं वर्तमान में हैं। नेक्स्ट, 9वीं अनुसूची में क्या किसका वर्णन किया गया है? तो भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से छूट बाद में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया, ये आप याद रखें। मतलब 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार कानून से संबंधित है या 1951 प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, ये भी आप याद रखिएगा। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है, ये आप याद रखिएगा, यही आपसे के क्वेश्चन में पूछा गया था। 11वीं अनुसूची जो है पंचायतों से संबंधित विषयों की सूची है, इसमें इसे 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है, इसे 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं उन्हें किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? उपराष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, संविधान प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा? तो राइट आंसर क्या है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा मुख्य चुनाव आयोग को चुना जाता है। अब चलिए देखते हैं इनके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट। अनुच्छेद 324 के तहत भारत में चुनाव आयोग की स्थापना की गई। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, चुनाव आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 324 के तहत की जाती है। चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त हो सकते हैं। राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। उनकी सेवा, शर्तें और कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है।
यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा कि मुख्य चुनाव आयोग की जो सेवाएं होती हैं वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट जो हमारे देश के होते हैं उनके द्वारा निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अब देखते हैं इसे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का जो है नारा दिया था? ये हवन ने लिख उठाया, गलत है फ्रेंड्स, आह्वान होगा। महात्मा गांधी जी ने किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था? तो रोलट एक्ट सत्याग्रह में, भारत छोड़ो आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में, या असहयोग आंदोलन में? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है। भारत छोड़ो आंदोलन के तहत गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। और फ्रेंड्स आपसे को बता दें कि ये करो या मरो, ये आपसे सुन रहे होंगे कि हिंसा से संबंधित है, जी नहीं, ये अहिंसा से ही संबंधित था। यह नारा हिंसा से संबंधित नहीं था, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। करो या मरो का जो नारा है यह अहिंसा से संबंधित था या अहिंसा से? तो आपसे भी बताएंगे अहिंसा से संबंधित था, क्योंकि महात्मा गांधी जी जो थे वो अहिंसा जो है अहिंसा में विश्वास रखते थे, हिंसा में नहीं रखते थे। अब चलिए देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, क्या कब हुआ था, क्यों हुआ था, ये सब आप के मन में जो डाउट हो रहे हैं ये भी दूर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। पहले नंबर देखें, भारत छोड़ो आंदोलन की तिथि कौन थी, कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 में को मुंबई में कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित हुआ। आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। कहाँ पर शुरू हुआ था ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप याद रखिएगा। तो ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई, जो अब अगस्त क्रांति के मैदान के नाम से संबंधित है, मतलब जाना जाता है, यहाँ पर हुआ था। आयोजन आयोजन संस्था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मतलब किसने आयोजन इसका किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था। प्रस्ताव किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव रखा है, जिसे महात्मा गांधी ने समर्थन दिया था। प्रमुख इसमें नारा क्या था? तो इसमें प्रमुख नारा करो या मरो का नारा था, डू और डाई। किसने दिया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। ब्रिटिश प्रक्रिया इस पर क्या हुई थी? तो ब्रिटिश प्रक्रिया दोस्तों, आंदोलन शुरू होते ही कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता गिरफ्तार कर लिए गए। महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था, ये आपसे से पूछा जा सकता है। तो आगा खां पैलेस पुणे में जो स्थित है, यहाँ पर इन्हें बंदी बनाकर रखा गया था। इनके साथ इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी जी को भी इसी पैलेस में बंद किया गया था। गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी का निधन किस आंदोलन के दौरान हुआ था? तो इसी आंदोलन के दौरान हुआ था, 1944 में आगा खां पैलेस में हो गया था। नेक्स्ट, आंदोलन की प्रक्रिया अहिंसक आंदोलन, परंतु नेताओं की गिरफ्तारी के बाद जनता उग्र हो गई और हिंसक घटनाएं भी हुई। महिलाओं की भागीदारी मतलब यहाँ से पूछा जा सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन में कौन कौन सी महिलाएं शामिल हुई थी प्रमुख? तो उषा मेहता थी, अरुणा आसफली थी, सुचिता कृपलानी थी। ये प्रमुख महिलाएं थी जो इसमें शामिल हुई थी। समांतर सरकारों की स्थापना की गई, जगहों पर जो है समांतर सरकार बनी, जैसे बलिया जो है मिदनापुर, सतारा यहाँ पर बनी थी। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव, विश्व युद्ध के कारण ब्रिटेन पर दबाव था कि उन्होंने आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। आंदोलन की समाप्ति, आंदोलन धीरे धीरे 1944-45 तक दबा दिया गया, परंतु इसने स्वतंत्रता की नींव मजबूत कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन ये आप याद रखिएगा कि असहयोग मतलब भारत छोड़ो आंदोलन कब समाप्त हुआ था? 1944 और 45 के बीच समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूस्खलन का एक उच्च भेद्यता क्षेत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है भूस्खलन का एक उच्च भेद्यता क्षेत्र है? तो कच्छ है, नीलगिरी है, पूर्वी तटीय मैदान है, या राजस्थान है? तो राइट आंसर क्या है? नीलगिरी। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समुद्री क्षेत्र में प्रवाल भित्तियाँ नहीं पाई जाती हैं? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्तियाँ नहीं पाई जाती हैं? तो कच्छ की खाड़ी में, पाक खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, या सुंदरवन में? तो राइट आंसर क्या है? सुंदरवन में नहीं पाई जाती हैं। चलिए अब देखते हैं प्रवाल भित्तियाँ आखिर क्या है, ये कैसे बनती है, ये भी आप भी देख लें। तो प्रवाल भित्तियाँ समुद्र के भीतर या सतह के पास बनने वाली कठोर और चट्टाननुमा संरचना होती हैं, जो प्रवाल जीवों के कंकाल से बनी होती हैं। ये मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय समुद्री क्षेत्रों में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय समुद्री क्षेत्रों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट,
प्रवाल भित्तियों का निर्माण कैसे होता है ये आप देखेंगे। तो नंबर 1 देखते हैं, कई प्रकार से होता है प्रवाल भित्ति। बहुत छोटे छोटे समुद्री जीव होते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका फार्मूला क्या होता है CaCO3, स्रावित करके कठोर कंकाल बनाते हैं। नंबर 2, हजार प्रवाल जीव एक साथ रहकर जो है कॉलोनी बनाते हैं। तीसरा क्या, समय के साथ इन जीवों में मृत कंकाल एक दूसरे पर जमते जाते हैं और चट्टान जैसी भित्तियाँ बना लेते हैं। ये मुख्य रूप से गर्म, उथले, साफ और सूरज की रोशनी वाले समुद्रों में बनती हैं, क्योंकि ये जीव प्रकाश संश्लेषण करने वाले शैवाल पर निर्भर करते हैं। पर किस प्रकार बनी आप भी देख सकते हैं कि मतलब जो प्रवाल भित्तियाँ होती हैं वो उनका कंकाल जब धीरे धीरे जमता जाता है और एक के ऊपर एक होता जाता है तो ये प्रवाल भित्ति का रूप ले लेती हैं। इस प्रकार से बनते हैं। अब चलिए देखते हैं कि जो प्रवाल भित्तियाँ हैं इनके प्रकार कितने हैं, कितने प्रकार की प्रवाल भित्तियाँ होती हैं ये आप देख लें। तो नंबर 1 क्या है, फ्रिंजिंग रीफ है, जो है सीधे तट के पास ये बनती है। नंबर 2 क्या है, बैरियर रीफ है, ये कहाँ पर बनती है, समुद्र के किनारे कुछ दूरी पर बनती है। तट और रीफ के बीच में लेगून होता है, वहाँ पर ये बनती है। नंबर 3 है एटोल प्रवाल भित्ति, समुद्र के बीच गोलाकार द्वीप की तरह बनी होती हैं, आमतौर पर डूबे हुए ज्वालामुखी के चारों ओर होती हैं। अब ये देख लें कि भारत में प्रवाल भित्तियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं। तो भारत में प्रवाल भित्तियाँ लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, उसके बाद पोरबंदर गुजरात में जो है स्थित है यहाँ पर, और रामेश्वर में प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आपसे को वीडियो किस प्रकार लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के पास शेयर करें ताकि आपका अपना चैनल और आगे ग्रो कर सके। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।